गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, कल हमने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को स्यू नहीं कर सकता। हाउएवर, जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन खुद भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। फिर हमने इसके एक्सेप्शंस बेटा पढ़े थे। पहला एक्सेप्शन ट्रस्ट का हमने पढ़ा था। अब सेकंड पे आ जाओ, फैमिली सेटलमेंट ऑब्लिक मैरिज सेटलमेंट। छोटे छोटे हैं बेटा, देखना। सेकंड एक्सेप्शन आता है बेटा फैमिली ऑब्लिक मैरिज सेटलमेंट। फैमिली ऑब्लिक मैरिज सेटलमेंट लिखो बेटा। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल से आपको कराता हूं बेटा। अज्यूम करो दो ब्रदर्स हैं, ए और बी। ठीक है, ये दोनों बेटा भाई हैं। ठीक है, ये दोनों आपके ब्रदर्स हैं। अब बेटा इन्होंने आपस में बेटा एक अग्रीमेंट करा। इन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट करा, क्या? हम दोनों अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ रुपए हर महीने अपनी मदर को देंगे उसके घर खर्च के लिए। ठीक है, तो यहां पर लिखो दे डिसाइडेड, नहीं या फिर ऐसे लिखना, 2 मिनट। अग्रीमेंट क्या किया है? वी विल पे ₹10,000 per month to our mother for her household expenses। तो हम वादा करते हैं कि हम अपनी अपनी प्रॉपर्टी में से हर महीने 10,000 रुपए देंगे अपनी मदर को उसके घर खर्च के लिए। ठीक है बेटे, तो बेटा जो ए है वो भी बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ना। जो ए है वो भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, और जो बेटा बी है वो भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है बेटा? ए और बी के बीच में। तो बेटा इस केस में बताओगे जो मदर है, इस केस में जो मदर है वो बेटा कौन है? मदर इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, शी इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मदर है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि मदर ऑल्दो स्ट्रेंजर है बेटा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी फायदा होना है ना वो बेटा मदर को ही होना है। तो हम मदर को इस कॉन्ट्रैक्ट का बेटा क्या कह सकते हैं? बेनिफिशियरी कह सकते हैं। तो मदर जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कौन है? बेनिफिशियरी, जिसको फायदा पहुंचना है इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो मुझे बताओ, कल को अगर ए या बी में से किसी ने भी बेटा अग्रीमेंट को तोड़ा, मतलब दोनों में से अगर किसी ने भी 10,000 रुपए पर मंथ मदर को पे करने से मना करे, तो मदर ऑल्दो शी इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue party to contract, that is A and B, for the simple reason that mother is the beneficiary of this contract। तो यहां पर बेटा हम लिखते हैं mother although being a being a stranger to contract
कैन sue A or B who are party to contract, who are party to contract. क्यों, रीजन क्या है इसका बेटा? बिकॉज मदर, बिकॉज शी इज बेनिफिशरी इन कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट की बेटा कौन है? बेनिफिशरी। उस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा इसी को होना है, तो इसको स्यू करने का राइट तो देना पड़ेगा बेटा, ऑल्दो शी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लो बच्चे, ये आपका केस आ गया बेटा फैमिली सेटलमेंट, और ऐसा ही केस होता है बेटा मैरिज सेटलमेंट का। चलो, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। कॉपी कर लिया सबने? कर लो कॉपी। तो बेटा याद रखना, बेनिफिशरी को स्यू करने का राइट दिया गया है, ऑल्दो बेनिफिशरी बेटा कौन होता है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट से अल्टीमेटली फायदा बेनिफिशरी को ही होना है, तो बेनिफिशरी को स्यू करने का राइट तो देना पड़ेगा। चलो अब आओ, ये हो गया फैमिली सेटलमेंट। एक बार रीडिंग मार ले। देखो, if the terms of the agreement are reduced to writing, then the beneficiary who is not a party to contract may enforce the agreement. ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट एक बात है, जो अग्रीमेंट होना चाहिए वो लिखित होना चाहिए बेटा। यानी ये जो अग्रीमेंट हुआ है ना ए और बी के बीच में, बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ओरल नहीं होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। समझ आई बेटा बात सबको? चलो, ये तो हो गया हमारा सेकंड एक्सेप्शन। और बेटा थर्ड पे, इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेटा बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, आ जाओ ये भी समझाता हूं आपको। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ये असाइनमेंट क्या होता है, ये ना पॉइंट बेटा आगे भी आएगा। असाइनमेंट तो जरा ध्यान से बेटा सुनना। व्हाट इज असाइनमेंट? ये देखो बेटा, ए है, ए है और बेटा बी है, दो पार्टीज है, और मैं यहां पर एक थर्ड पार्टी बेटा और ऐड कर रहा हूं, सी। कॉपी करो पहले। तीन पार्टीज है बेटा, ए बी और सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटा बी ओस ₹10,000 टू ए। मतलब बी ने ए का पैसा देना है बेटा, और ए ने बचे सी का पैसा देना है। ए ओज ₹10,000 टू सी। तो बी ने ए का पैसा देना है 10,000, ठीक है, और ए ने बचे बी को पैसा देना है 10,000। बात समझ आई? अच्छा, अब बेटा हुआ क्या, सुनो। बी ने ए का पैसा देना है और ए ने सी का पैसा देना है, अमाउंट भी 10,000 है। तो बी ने ए को क्या कहा? बी ने ए को कहा कि तू एक काम कर, तुम 10,000 रुपए मुझे देगा, मैं पैसा सी को दूंगा। तो तू बेटर एक काम कर, तू ये पैसा मुझे देने के बजाय तू ये पैसा सीधे सी को दे दे। मतलब बी विल पे ₹10,000 डायरेक्टली टू सी, डायरेक्टली टू सी। तो ए बी को क्या कह रहा है? तू मुझे पैसा देगा, मैं सी को दूंगा। तो बेटर क्या है?
तू ही पैसा सीधे किसको पकड़ा दियो, सी को पकड़ा दियो। तो बेटा ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में ना। तो ए है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बी भी कौन है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। सी कौन है बेटा, सी इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। सी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। या आप बेटा चाहो तो सी को इस कॉन्ट्रैक्ट का बेटा क्या कह सकते हो, बेनिफिशियरी, जिसको इस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा मिलना है, तो उसे आप इस कॉन्ट्रैक्ट का बच्चे बेनिफिशियरी भी कह सकते हो। आप सी को इस कॉन्ट्रैक्ट का बेटा क्या कह सकते हो, बेनिफिशियरी। तो बेटा इस प्रोसेस को ना हम असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट, जो पैसा मुझे मिलना था, मैं ए हूं, जो पैसा मुझे मिलना था वो पैसा मैंने असाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इन फेवर ऑफ सी। तो इसे हम बेटा कहते हैं असाइनमेंट ऑफ डेट। ये जो है ना, इसे हम बेटा क्या नाम देते हैं, असाइनमेंट ऑफ डेट। तो जो पैसा मुझे मिलना था ए को, वो मैंने असाइन कर दिया इन फेवर ऑफ सी। बात बताओ बेटा, समझ आ रही है? अब एक बात सुनो, सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, कल को फॉर एग्जाम्पल बी पैसा नहीं देता है सी को, तो सी के पास क्या राइट है बेटा, सी चाहे तो बी को स्यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा ऑल्दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सी बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट का कौन है, बेनिफिशियरी। इस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा अल्टीमेटली सी को ही होना था, तो सी को स्यू करने का राइट तो देना पड़ेगा। तो इस केस में बेटा बताओ क्या कहा गया, इस केस में कहा गया सी कैन स्यू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट although he is a stranger to contract, although he is a stranger to contract। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? तो बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि सी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का बेटा क्या है, बेनिफिशियरी, बिकॉज सी इज बेनिफिशियरी इन कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि सी बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, बेनिफिशियरी है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं असाइनमेंट। जो पैसा मुझे मिलना था वो पैसा मैंने असाइन कर दिया इन फेवर ऑफ सी। लो बेटा कॉपी करो, ये आपका थर्ड एक्सेप्शन हो गया। तो समझ आ रहा है सबको? बेटा किसको बेसिकली उन्होंने स्यू करने के राइट दिया है, उन्होंने स्यू करने का राइट बेसिकली किसको दिया है, बेनिफिशियरी को उन्होंने स्यू करने का राइट दिया है। क्या आप उसको राइट नहीं दोगे स्यू करने का जिसको इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा मिलना है? बेटा उसे देना पड़ेगा राइट, क्योंकि अल्टीमेटली सारा फायदा कॉन्ट्रैक्ट का किसको मिलना है, सी को। तो उसे राइट देना पड़ेगा स्यू करने का। ठीक है, आ जाओ बेटा एक रीडिंग मारेंगे। देखो क्या कह रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखो, इफ द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइंड, द असाइनी कैन एनफोर्स द राइट। असाइनी मतलब सी, असाइनी मतलब सी। बात समझ आई बेटा सबको? ठीक है, ये आपका थर्ड एक्सेप्शन हो गया बेटा। फिर आता है फोर्थ, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। अब ये सुनना बेटा जरा ध्यान से, डी पॉइंट। फोर्थ एक्सेप्शन है बेटा एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल।
बेटा क्या कहता है ये वाला पॉइंट, जरा समझेंगे। एग्जाम्पल लिखो बेटा मेरे साथ साथ। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। देखो बेटा फिर से जरा केस डिस्कस करते हैं। तीन पार्टीज हैं बेटा फिर से, ए, बी और सी। सुनना बेटा ध्यान से। बेटा ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये बेटा एक मनी लेंडर है, लोगों को पैसा ब्याज पे देता है, मनी लेंडर है। तो बी ने ना, बी ने इससे बेटा कुछ लोन लिया था 1 लाख रुपए का, ठीक है, एट 12% पर एनम का इंटरेस्ट। और ये लोन कितने मंथ्स के लिए लिया गया था बेटा? 3 मंथ्स के लिए। ये लोन लिया गया था बेटा 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, 3 मंथ्स का पीरियड हो गया खत्म। मैंने क्या कहा? 3 मंथ्स का पीरियड क्या हो गया? खत्म। जरा बेटा इंटरेस्ट निकाल के बताना एक बार, इस लोन पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1 लाख का लोन है, 12% 3 महीने का, तो 3,000 रुपए का इंटरेस्ट हुआ। तो 1 लाख का लोन प्लस 3,000 का इंटरेस्ट, तो 1,03,000 रुपए बी लौटाएगा ए को। अब सुनो, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो बी है ना, वो गया ए के ऑफिस में पैसा लौटाने। वहां पर देखा तो पता चला ए तो है नहीं, ए तो गया हुआ है आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है, ए तो है नहीं, ए तो गया हुआ है आउट ऑफ स्टेशन। वहां पर बैठा था ए का मैनेजर सी, मैनेजर ऑफ सी, वो बैठा था। उसने बी से कहा तुम एक काम करो, तुम जो पैसा देने आए हो वो मुझे दे दो, 1,03,000 रुपए। ए जब आएगा मैं वो पैसा ए को क्या कर दूंगा? हैंड ओवर कर दूंगा। तो बेसिकली सी बी से क्या कह रहा है कि तुम 1,03,000 रुपए, ठीक है, मुझे दे दो। ए जब आएगा मैं ये पैसा, ठीक है, ए को दे दूंगा, ये कह के कि ये पैसा बी ने दिया है, ठीक है। बी ने कहा यार मैं आपको जानता तो हूं नहीं, ऐसे कैसे आपको पैसा दे दूं? सी ने कहा कोई बात नहीं, तुझे विश्वास नहीं है मेरे पे तो एक अग्रीमेंट कर ले, मेरे साथ एक अग्रीमेंट कर ले। और बेटा अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट है बी विल गिव ₹1,03,000 to C, and C will hand over, C will hand over that amount to A। और C वो अमाउंट बेटा किसको हैंड ओवर कर देगा? ए को। किसके बिहाफ पे? बी के बिहाफ पे। तो दोनों पार्टीज के बीच में बेटा हो गया अग्रीमेंट। अब मुझे बताओ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है बेटा? अग्रीमेंट किस किस के बीच था बेटा? बी और अग्रीमेंट सी के बीच में है। तो अग्रीमेंट किसके बीच में है बेटा? अग्रीमेंट बी और सी के बीच में है। तो ये ए कौन है बेटा? ए है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ए है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, वो स्ट्रेंजर तो है, वो स्ट्रेंजर तो है, लेकिन लेकिन वो ही बेटा, वो ही उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? बेनिफिशियरी है। क्योंकि अल्टीमेटली 1,03,000 रुपए मिलना तो किसको है? ए को। किसका पैसा स्टेक पे लगाए बेटा? ए का पैसा स्टेक पे लगाए। तो ए इस कॉन्ट्रैक्ट का कौन है? बेनिफिशियरी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए, अगर सी अगर सी कल को ए को पैसा पे नहीं करता है तो ए, although being a stranger to contract, can sue C who is a party to contract। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, A although being a stranger to contract
कैन sue पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट का बेटा क्या है, बेनिफिशियरी। कॉपी करो। फिर मैं एक बात आपको बताता हूं, कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको एक बात बताता हूं। थोड़ा सा बेटा जरा एक बार ना हेडिंग पे भी आना। मैंने हेडिंग में क्या वर्ड यूज किया है बेटा, एक्नॉलेजमेंट। मैं थोड़ा सा आपको एक बार मतलब बताता हूं एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हुआ। बेटा यहां पर ना, यहां पर जो सी है ना, जो सी है वो बेटा एक्नॉलेज कर रहा है। जो सी है वो एक्नॉलेज कर रहा है, या आप कह लो वो एक्सेप्ट कर रहा है, या आप कह लो वो कबूल रहा है। वो कबूल रहा है कि मैं ए के बिहाफ पे पैसा 1,03,000 रुपए होल्ड करता हूं। मैं सी ए के बिहाफ पे 1,03,000 रुपए क्या करता हूं, होल्ड करता हूं। ये बात मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, इस बात को मैं कबूल रहा हूं। आई एम लाइबल टू पे 1,03,000 टू ए रिसीव्ड फ्रॉम बी। तो मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं कबूल रहा हूं, मैं मानता हूं कि मैं 1,03,000 रुपए ए के बिहाफ पे क्या करता हूं, होल्ड। आई एम लाइबल टू पे 1,03,000 रुपीज टू ए। तो ये रूल है बेटा एक्नॉलेजमेंट का। वैसे एक वर्ड यहां पर बेटा और यूज हो रहा है, एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब भी बेटा एक्नॉलेजमेंट ही होता है, लेकिन इस वर्ड का ना पूरा मतलब बेटा अभी नहीं बताऊंगा आपको। पार्टनरशिप एक्ट बताऊं कराऊंगा 1932, उसमें बताऊंगा एस्टॉपल वर्ड का पूरा डिटेल में मतलब। फिलहाल याद रखो एस्टॉपल मींस एक्नॉलेज करना, मींस एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं दैट आई होल्ड 1,03,000 रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी। आई एम लाइबल टू पे 1,03,000 रुपीज टू मिस्टर ए। ठीक है बेटा, ये आपका फोर्थ एक्सेप्शन हो गया। कॉपी करो बच्चे, फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से बेटा छोटे छोटे पॉइंट से क्लियर हो रहे हैं सबको। आ जाओ एक और करते हैं बेटा। अच्छा अगला है, ये देखो, अगला है इन केस ऑफ कॉन्विनेंस रनिंग विद लैंड। अब ये क्या है, आओ बेटा फिफ्थ, ये जरा थोड़ा ध्यान से बेटा, है सिंपल वैसे। इन केस ऑफ कॉन्विनेंस रनिंग विद लैंड, in case of convenience running with land. What do you mean by the word convenient? बेटा convenient वर्ड का मतलब होता है कंडीशन। convenient वर्ड का मतलब होता है कंडीशन, या आप इसे एक स्टिपुलेशन भी कह सकते हो। चलो एग्जांपल से बताऊंगा बेटा। देखो एग्जांपल, ए और बी, ध्यान से समझना बेटा। बेटा केस पता क्या है, ए के पास ना, ए के पास एक बेटा जमीन थी। ठीक है, जमीन जो उसके ना पुरखों के टाइम से, जो उसके पुरखों के टाइम से बेटा चलती आ रही है जमीन। मतलब ग्रैंडफादर से फादर के पास आई, फादर से सन के पास आई, तो पुरखों के टाइम से ये जमीन बेटा उसके पास, उनकी फैमिली के पास चलती आ रही है। इस जमीन के साथ ना, इस जमीन के साथ बेटा मिस्टर ए की ना भावनाएं, भावनाएं
जुड़ी हुई हैं बेटा। इस जमीन के साथ मिस्टर ए की बेटा भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मतलब जमीन के साथ बेटा इनके परिवार का ना एक अटैचमेंट है इस जमीन के साथ। कहते हैं ना जमीन माँ होती है, माँ समान होती है, बस बेटा वही केस है। ये जमीन इनके परिवार के लिए बेटा माँ समान है। अच्छा, अब क्या हुआ बेटा, पैसे की तंगी होनी शुरू हुई, पैसे की तंगी शुरू हुई होनी। तो अब ए ने सोचा यार क्या करें, पैसे की तंगी को कैसे दूर करें। तो डिसाइड करा ए ने कि हम इस जमीन को अब बेच देंगे। तो बेटा ये जो बी था, ये जो बी था, इसको इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ फॉर परचेज ऑफ लैंड। तो ए ने बी को कहा क्या तुम मेरा लैंड परचेज करना चाहोगे 10 लाख रुपए का। क्या तुम ये लैंड खरीदना चाहोगे 10 लाख का। बी ने कहा यार ये लैंड इतना सस्ता क्यों दे रहे हो भाई, लैंड की मार्केट वैल्यू तो बाजार में 40 लाख रुपए है, तुम 10 लाख का दे रहे हो। ए ने कहा मैं ये लैंड सस्ता इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। और शर्त क्या है, तुम इस लैंड पे, तुम इस लैंड पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी तुम नहीं करोगे। मतलब तुम इस लैंड पे कोई मल्टीप्लेक्स, कोई सिनेमा हॉल, कोई मॉल, कोई रेजिडेंशियल या मैं बोलूं कोई अपार्टमेंट्स वगैरह तुम कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे। ठीक है, हाँ हाँ, तुम इस लैंड पे मंदिर, मस्जिद, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, मतलब कोई रिलीजियस काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इस लैंड पे इनके अलावा कोई और कमर्शियल एक्टिविटी तुम नहीं करोगे। तुम रिलीजियस काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बी ने कहा चलो ठीक है, बी ने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी कंडीशन एक्सेप्ट है, मैं तुम्हारा लैंड क्या करूंगा, परचेज। चलो बेटा फाइनली लैंड क्या हो गया, परचेज। अब क्या हुआ, एक ही हो रही थी उम्र। ठीक है, अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा। बेटा बी ने पता क्या सोचा, बी ने सोचा कि यार ये जो ए है ये ऑलरेडी 80-85 साल का तो है, 2-4 साल में ये टपक लेगा, मतलब इसकी डेथ हो लेगी। उसके बाद में, उसके बाद में इस लैंड पे आराम से कमर्शियल एक्टिविटी करूंगा। क्यों, क्योंकि जिसने कंडीशन लगाई है वो ही नहीं रहा, तो कंडीशन का क्या महत्व है। बात समझ आ रही है। बी अपने मन ही मन में सोच रहा है, बी सोच रहा है यार एक काम करता हूं, कुछ साल अभी रुक जाता हूं, ए को टपकने दो, मरने दो इसे, जैसे ये मरेगा ना मैं इस लैंड पे मॉल बनाऊंगा बढ़िया सा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ए ही नहीं रहा, कंडीशन लगाने वाला ही नहीं रहा, तो कंडीशन का क्या महत्व है। तो अब क्या हुआ बेटा, ए की हो गई डेथ। समझ आ रही है बच्चे सबको, ए की बेटा डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई। और उसकी डेथ पे बेटा सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, बी को। बी ने कहा चलो बुढ़ा गया, अब एक काम करते हैं, अब इस लैंड पे, अब इस लैंड पे हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक बढ़िया सा मॉल, एक मॉल बनाएंगे इस पे। भाई बी का सोचना सही है ना, कि जिसने शर्त लगाई है जब वही वही आदमी नहीं रहा, तो शर्त का क्या महत्व है, शर्त भी खत्म। तो आदमी के साथ जो शर्त लगाई गई थी वो शर्त भी खत्म हो गई बेटा। बात समझ आई। अब सुनना, अब बेटा अब बेटा हुआ क्या, एक ही डेथ के बाद ना, एक ही डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो भी थोड़ी बहुत बची हुई थी वो उसके सन ने, सी ने इनहेरिट कर ली। तो ए की डेथ के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह किसने इनहेरिट कर ली बेटा, सी ने इनहेरिट कर ली। ठीक है,
तो हम पता है सी को बेटा कौन कहते हैं? ए का सक्सेसर, जिसे आप हिंदी में वारिस कहते हो। ये जो सी है ये ए का कौन है? सक्सेसर। अब सुनो, मैं आपसे बेटा एक बात अब करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। बेटा आपको पता है लैंड के साथ, लैंड के साथ अगर कोई शर्त लगाई गई है ना बेटा, तो मैं आपको बताऊं, शर्त लगाने वाला मर जाता है, लेकिन लैंड के साथ लगाई हुई शर्त कभी नहीं मरती है बेटा। वो जिंदगी भर, जब तक लैंड रहेगा, और आपको पता है बेटा लैंड की लाइफ इनफिनाइट होती है, इनफिनाइट लाइफ होती है लैंड की। तो लैंड जब तक रहेगा ना बेटा, तब तक ये शर्त उस लैंड का पीछा नहीं छोड़ेगी। पक्का बताओ, बात समझ आई? तो मैंने क्या कहा बेटा, लैंड के साथ अगर कोई शर्त लगाई गई है तो वो शर्त बेटा कभी नहीं मरती है, ऑल्दो शर्त को लगाने वाला मर जाता है। क्योंकि लैंड की लाइफ इनफिनाइट होती है, तो लैंड के साथ लगाई हुई शर्त भी बेटा इनफिनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक उसी के साथ जुड़ी रहती है। एक तरह से ना बेटा ये कंडीशन एक तरह का बच्चे श्राप है, एक तरह का श्राप है, जो सदैव सदैव किसके साथ जुड़ा रहेगा बेटा? इस जमीन के साथ अटैच्ड रहेगा। ये श्राप, ये श्राप कभी नहीं मरेगा बेटा। जैसे जमीन नहीं मरती है, वैसे बेटा ये श्राप कभी नहीं मरता है। तो मैं आपसे एक बात करूं, अब लास्ट बात, मुझे एक बात बता दो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में था? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बेटा कौन कौन थे? ए था पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ए है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। और कौन था बेटा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट? बी था पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो सी कौन है बेटा? सी है स्ट्रेंजर, सी है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल्दो बेटा सी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन लेकिन वो बी को बेटा स्यू कर सकता है अगर बी ने इस कंडीशन को क्या करा? वायलेट करा। ऑल्दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर लिखना सी कैन स्यू बी फॉर violating the condition, for violating the condition, although although he is a beta stranger to contract। तो although B stranger to contract है बेटा C, although C stranger to contract है, फिर भी वो B को sue कर सकता है for violating the condition। तो बेटा याद रखना, ये जो कंडीशन लगाई जाती है ना बेटा लैंड के साथ, ये एक तरह से बेटा एक श्राप है जो लैंड के साथ जुड़ गया है। जैसे लैंड की लाइफ बेटा इनफिनाइट नंबर ऑफ इयर्स होती है ना, वैसे ही ये श्राप भी बेटा तब तक रहेगा जब तक ये लैंड रहेगा। श्राप देने वाला मर जाएगा, मतलब कंडीशन लगाने वाला मर जाएगा, लेकिन श्राप नहीं मरता है बेटा। सी, सी के बाद सी का बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। याद रखना ये श्राप कभी नहीं मरेगा, और ये श्राप उस जमीन के साथ लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो ऑल्दो सी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी बताओ वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को बेटा क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। चलो कॉपी कर लो इसे बेटे, फिर आगे चलते हैं, फिर लास्ट पॉइंट करेंगे बेटा। अब देखो बेटा लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है बेटे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय एन एजेंट। बहुत सिंपल सी बात है, मेरी बात सुन लेना बस, बहुत सिंपल बात बेटा। एफ पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय एन एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय एन एजेंट।
चलो बेटा ध्यान से सुनना, कॉपी कर लो पहले से। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय एन एजेंट। अब बेटा हुआ क्या, ए था और बी था। बेटा ए के पास ना एक कार है जिसकी वो क्या करना चाहता है बेटा, सेल। ठीक है, तो उसने क्या करा, अपनी कार सेल करने के लिए अपना एक एजेंट अपॉइंट करा, मिस्टर बी। मतलब ये मिस्टर बी ए के बिहाफ पे इस कार की बेटा क्या करेगा, सेल। तो ए ने कार सेल करने के लिए बेटा अपॉइंट करा अपना एक कौन, एजेंट। ठीक है, तो ठीक है मेरी बात सुनो, इस एजेंट ने एक्स को कार की बेटा क्या करी, सेल। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। तो बी ने मिस्टर ए के बिहाफ पे कार की सेल करी बेटा मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को, सॉरी मिस्टर एक्स को। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, अब मुझे बताओ बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है। बी है बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच है, और एक्स है बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये दोनों पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेटा फिर ये ए कौन है, ए है बेटा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ए है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ए बेटा आपका है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल कल को एक्स ने बी को कार का पैसा नहीं दिया फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा क्या ए एक्स को स्यू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है बेटा, ऑल्दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ए बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट का कौन है, बेनिफिशियरी। तो ए इस कॉन्ट्रैक्ट का कौन है, बेनिफिशियरी। जिसको इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा होना था वो कौन था बेटा, मिस्टर ए। तो यहां पर एक लाइन बेटा लिख लेना, बस लास्ट लाइन, ए कैन sue parties to the contract although he is a stranger to contract। तो ए ऑल्दो बेटा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी वो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है। लो बेटा ये आपके हो गए डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। कॉपी करो बेटे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। तो बेटा कौन कौन से 6 एक्सेप्शंस करें, ट्रस्ट का केस, फैमिली सेटलमेंट ऑब्लिक मैरिज सेटलमेंट, असाइनमेंट ऑफ डेट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, कॉन्वीनेंस रनिंग विद लैंड, और कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय एन एजेंट। चलो बच्चे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।